तो ये है हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। ये हमारा थोड़ा ये इसका नोटिफिकेशन है। इसमें यूपीएससी का अर्थ होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें पहली जो सेवा है जिसका नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आईएएस बोलते हैं, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय डाक। ये 3 सेवाएं ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है और भारतीय विदेश सेवा का एक अलग, भारतीय विदेश सेवा भी इसी में इंक्लूड होती है, लेकिन एक होती है भारतीय वन सेवा, वो इससे बिल्कुल अलग होती है, जिसे कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब ये 3 सर्विसेज जिसे आईएएस, जो आगे चल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदि, सीडीएस आदि प्रकार की ये मेन भूमिका निभाते हैं, और आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा जो आगे चल के एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी इस टाइप की सेवाएं निभाते हैं। उसके बाद आ जाती हैं भारतीय डाक एवं तार, भारतीय लेखा परीक्षा। ये जितनी भी सेवाएं हैं ये सब आईएएस और आईपीएस के बाद की सेवाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी है यूपीएससी की, कि कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम हो चाहे वह साइंस स्ट्रीम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई परेशान दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसके सेंटर हैं। एक बार जो लोग भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो इस चीज़ को दोबारा से पढ़ लें। आपका कौन कौन सा सेंटर आसपास पड़ रहा है उसी हिसाब से आप सेंटर डालें। ये सब इसका नोटिफिकेशन एरिया है, ये आपको पूरा ही पढ़ना है। ये सब जो लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसका सिलेबस ये टोटल 102 पेजों का है जो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। ये परीक्षा की योजना है, आखिरकार परीक्षा कितने खंडों में होती है और किस किस उसमें होती है। इस परीक्षा के 3 स्टेजेस होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जिसे बोलते हैं प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर होता है जीएस का और सेकंड होता है सी सेट का। जीएस के पेपर में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टोटल 9 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट ये हो गए, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, और साइंस एंड टेक। और हिस्ट्री में ही आप इसमें आगे इसकी भी स्ट्रीम्स हैं, इसकी स्ट्रीम्स हैं हिस्ट्री की कि आर्ट एंड कल्चर, फिर आती है मीडिएवल, फिर आती है मॉडर्न। ऐसी जियोग्राफी में भी है इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। पॉलिटी में ये पॉलिटिकल साइंस और आईआर, पीएसआईआर, ठीक है ना, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी इंक्लूडेड है।
बस ये इसका मेन स्ट्रक्चर है प्री का। जो हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें परिशिष्ट परिच्छेद दिए जाते हैं, ठीक है ना। परिच्छेद प्लस मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं एसएससी लेवल के, जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपने कभी एसएससी की परीक्षा दी हो तो। अगर नहीं दी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रोज उसका प्रैक्टिस कीजिए कोई। तो इसका हम पहला पेपर देखेंगे, प्रधान परीक्षा जिसे मेन परीक्षा कहते हैं। मेन परीक्षा में संविधान की 8 अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा, अर्थात 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, गुजराती, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, जितनी भी हों उस हिसाब से आप कोई भी एक चुन सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर होता है अंग्रेजी का। इंग्लिश का पेपर होता है 300 अंक का, 300 ही अंक का। ये कोई आपने रीजनिंग भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं फर्स्ट पेपर। अब ये जो सेकंड पेपर होता है इसके बाद, ये तो खैर एक पासिंग मार्क्स है, केवल इसमें आपको 33 चाहिए, 33% पे अगर आप पास हैं, पासिंग मार्क्स चाहिए। और इसके जो नंबर हैं वो टोटल में इंक्लूड नहीं होते हैं। असली खेल चालू होता है यहाँ से। फर्स्ट पेपर इसमें दिया हुआ है निबंध का, जो 250 अंक का होता है। सेकंड पेपर जिसे सामान्य अध्ययन फर्स्ट कहते हैं, इसमें क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर जो दिया हुआ, भारतीय विरासत और संस्कृति, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, और जियोग्राफी और सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें समाज के बारे में दिया होता है, सोशोलॉजी का थोड़ा सा भाग है इसमें। ये फर्स्ट पेपर हो गया। अब सेकंड पेपर पे आते हैं। इसमें है शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली, और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर, जिसमें जितने भी हमारे देश के विदेशों के साथ जितने भी संबंध है, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, रशिया, इसमें रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हैं। इसका थर्ड पेपर होता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक इसी में ही आता है। हिंदी में कुछ शब्दों को समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है, जिसके लिए आजकल हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज कर रहे हैं। हमें दोनों ही शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लिश पे भी और हिंदी पे भी, तभी हम इसमें सफलता पा सकते हैं। प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीएसएलवी जो अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और अंतरिक्ष आ गया, इसमें एक पार्ट हो जाता है अंतरिक्ष का, और एक पार्ट हो जाता है जो भी इसमें हमारा साइंस में जो अभी चेंजेस हुए हैं, या फिर कोई भी हमारी साइंटिफिक सभा हुई है, CSIR से संबंधित कोई भी मेन न्यूज़ है, उसके बारे में हम सीख सकते हैं। सेकंड पेपर आता है, इसमें सेकंड भाग है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ये पूरा इकोनॉमी है। इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट है बजट, और जो उसके मेन टर्म है, इनको आप किसी उस पर लिखना होगा हमें, तभी हम कुछ करेंगे। फिर है जैव विविधता, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में। जैव विविधता अर्थात जितना भी हमारा ये पर्यावरण में जैव विविधता, जीवों के बीच जितना भी विविधता है, और इसमें जितना भी इकोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। इसमें ज़्यादातर हाँ प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चंस और चीज़ें आती हैं। अब आता है पर्यावरण। पर्यावरण में प्रदूषण और जैसे क्या अभी हमारा नया नियम बना है, और
जैसे अभी अभी हाल ही में हमारी G20 बैठक हुई थी, जिसमें पर्यावरण के ऊपर थोड़ी बात भी हुई है। और सेकंड अभी जो मीटिंग हुई है वो हुई है COP27। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो हमारे पर्यावरण के रूप में हुई है। अब अगला आता है सुरक्षा। सुरक्षा में जितना भी हमारा डिफेंस से संबंधित चीज़ें हैं वो सब इसमें पूछी जाती हैं, डिफेंस। और फिर आता है आपदा प्रबंधन। ठीक है, इसका नेक्स्ट वो है फिफ्थ, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। वैकल्पिक विषय, कोई भी आप वैकल्पिक विषय ले सकते हैं, इसकी आगे लिस्ट मिलेगी, उसमें से जो भी आपको इच्छा हो वो आप ले लें, किसी की राय पर ना लें, खुद से सोचें और समझें। ना ही पिछले रिकॉर्ड उठा के देखना है कि पहले रिकॉर्ड्स में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था कौन सा बुरा था। जो भी खुद से इच्छा करे वो ले, इसका वो देख ले। को सबसे अच्छा तरीका है इसका सिलेबस देखना। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको लेना है तो सिलेबस देखिए इसका। सिलेबस देख के आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट का पूरा जितना भी आपको समझ में आएगा वो पहले ही दिख जाएगा। ये भाषाएं सब्जेक्ट न लेके आप कोई भाषा भी ले सकते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। इसमें अलग अलग होती है। वैकल्पिक विषयों की सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूची है। इसमें दिया है कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, निर्विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा साहित्य का, ठीक है, कोई भी एक भाषा साहित्य चुन सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो। अब इसका पूरा हमारा इसमें डिटेल्ड सिलेबस आएगा। डिटेल्ड सिलेबस को भी हमें समझना है। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, इसे हमको डिकोडेड करना होगा। अगर हम इसे डिकोडेड कर देते हैं तो काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और सामयिक घटनाएं, इसमें करंट अफेयर इंक्लूडेड है पूरा। भारत का इतिहास और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें तीन चीज़ें हैं। भारत का इतिहास अर्थात इसमें आएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से पहला फेज स्टार्ट होता है, सिंधु घाटी से, ठीक है, जिसे कहते हैं हम पुरावैदिक काल। फिर उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जिसे ऋग्वैदिक काल भी बोल देते हैं, पुरा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल भी बोल देते हैं इसको। उत्तर ऋग्वैदिक काल ये सब राजाओं का हमारा काल है, जो सबसे बड़े शासन मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट होता है और गुप्तोत्तर काल तक चलता है। गुप्त वंश के गुप्तोत्तर वंश। और इसके अंतिम जो हिंदू राजा थे वो थे हर्षवर्धन। कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, चौहान। फिर हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज में क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, जी के तुगलक वंश,
और लोधी। फिर क्या आया हमारा, यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर आया हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य हमारा, इसमें भी दो फेज हैं। पहला है सल्तनत काल, ठीक है, इसमें सल्तनत हुआ करें। फिर आता मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य। इसका जो पहला जो शासक था वो था बाबर, और अंतिम शासक औरंगजेब को माना जाता है, जो 1707 में खत्म हो गया उसका साम्राज्य। फिर हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होता है। थर्ड फेज है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री MH। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है कंपनी से 1707 से। पहला फेज है इसका 1857 तक, ठीक है। फिर 1857 से 1920 तक, ठीक है, ये है संघर्ष का काल। फिर है 1920 से 1947, ये है गांधी का काल, गांधीयन एरा, ठीक है। भारत एवं विश्व भूगोल, इसमें भारत का और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, जिसमें आपको ज्वालामुखी, चक्रवात और चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। इसमें कई सारे फेजेस हैं, आपको इन्हें ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही है भारतीय राजतंत्र और शासन, और पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारी संबंधित मुद्दे, ठीक है। फिर हमारा स्टार्ट होता है अगला आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी विकास, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, पर्यावरण परिस्थिति, जैव मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना बहुत ही लाइटली और काफ़ी अच्छे से। जो भी जैव विविधता और मौसम से परिवर्तित कोई भी मुद्दे हैं, उन्हें विशेषगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, ये चीज़ लिख दी है। सामान्य मुद्दों पर ध्यान देना जैव विविधता के, जैसे आजकल हमारे यहाँ क्या चल रहा है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और चीज़ें हैं। अभी बहुत ही हाल में एक चुभता हुआ मुद्दा है कि भारत ने अभी वेस्टर्न कंट्रीज से मांग की है, आप हमें जितना भी आपने ये 1950 के बाद से आपने जितना भी प्रदूषण किया है विश्व में, उसका आप भुगतान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रदूषण तो अब बढ़ा है और आप तो कितने सालों से प्रदूषण कर रहे हो। ये काफ़ी एक पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है इंडिया का, जो उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही सभी विकासशील देश भारत के साथ में हैं। भारत ने भले ही पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो, उसका भी एक तथ्य रखा है कि पाकिस्तान को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इस बाढ़ के कारण, तो उस बाढ़ का भी मुआवजा दिया जाए, तथा भारत में जो भी चक्रवात जो भी विकासशील देशों में आते हैं उनको भी आप उसका भुगतान करें। तो जिस मांग को उन्होंने किया है उसका केवल 1/4 पैसा ही इन्हें दिया गया है इंडिया को, मतलब विकासशील देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। ये काफ़ी एक अच्छी बात भी है और बुरी भी है कि पैसा मिल गया लेकिन पूरा नहीं मिला है। खैर अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। प्रश्न पत्र 2 में अवधि 2 घंटे की है। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित व्यक्ति, तार्किक कौशल, विशेषण, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें आपका मानसिक योग्यता देखी जाएगी, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे।
कि 4 आकृति दे दी है, उसमें आप कुछ अलग दिखाएं। ठीक है ना, उसमें फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे। वही आधारभूत संख्या, संख्या उनके संबंध, विकास क्रम आदि, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। 10वीं कक्षा के स्तर का ये सब आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर का नहीं आएगा। ये चीज़ लिख दी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करना है। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है प्रश्न पत्र सेकंड की, वो ये है कि आपको इसमें कुछ भी केवल 33% नंबर तक ही पढ़ना है। मतलब 80 में से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। केवल पासिंग मार्क्स के लिए क्वेश्चन लगाने हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन सब्जेक्ट, प्रधान परीक्षा। अब प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र भौतिक बौद्धिक गुणों तथा उसके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। मतलब वेरी टिपिकल थिंग दैट फर्स्ट पेपर में ये जितना भी आपको याद है वह सब पूछते हैं। सेकंड पेपर में बौद्धिक जो आपके गुण है उनका गहन अध्ययन करते हैं। आखिरकार हमने पढ़ा है तो उसमें हम जैसे कुछ शब्द आते हैं इसमें डिस्कस, वो आगे बताए जाएंगे, जो काफ़ी अलग ही लेवल के हैं। अब सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों का स्वरूप, इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुनिश्चित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विषयों पर उम्मीदवार को सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। ठीक है, उम्मीदवार संगत सार्थक से सारगत उत्तर दें। इसमें जितने भी मान लीजिए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं 150 शब्द के, एक आता है 250 शब्द का। तो उतने में ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर हम ज़्यादा बड़ा करके दे देते हैं तो हमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना सबसे बड़ी कला है। और वो कला यूपीएससी मेंस में काम आती है। ये सब लघु निबंध है। लघु निबंध कुछ टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, उस पर निबंध दिया हुआ है। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है जो निबंध का है। उम्मीदवारों को एक ये जो पासिंग मार्क्स वाले जो प्रश्न पत्र खासियत ये है, सबसे पहले यही क्वेश्चन पत्र चेक किए जाते हैं, तो इसलिए इसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही इसमें 10th लेवल 10 का इसमें आपसे इंग्लिश का या फिर हिंदी का आपसे पूछेगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि इंग्लिश और हिंदी भले ही चाहे 10th लेवल का पूछे, लेकिन हमें आना चाहिए। इतना भी हमारा इंग्लिश कमज़ोर ना हो कि हम 10th लेवल के क्वेश्चनों के आंसर ना दे पाए। क्वेश्चन पेपर काफ़ी सिंपल होता है, जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और आगे भी आप इसमें रिसर्च करके देखिए। अब हमारा आता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास एवं भूगोल और समाज। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। अर्थात
प्राचीन काल से मॉडर्न आधुनिक काल तक क्या क्या होंगे इसमें? कला, मतलब मौर्य काल में कला कैसी थी, मुगल काल में कैसी थी, बाद में ये आधुनिक काल में कला कैसी हुई, जिसमें चित्रकला, नृत्य आते हैं। फिर होता है साहित्य, प्राचीन साहित्य, मध्य का साहित्य और आधुनिक साहित्य। वास्तुकला, ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। वास्तुकला अर्थात बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, किसी भी इमारत को या किसी पुराने किले को कैसे बनाया गया, उसका क्या स्ट्रक्चर था, उसमें क्या क्या पैटर्न थे, उन सब का पता लगाना। प्राचीन काल में कैसे पैटर्न थे? प्राचीन काल में आपने ऐसे मंदिर हुआ करते थे, मस्जिद आई अर्धगोलाकार, ठीक है। और फिर चर्च घर की तरह बनते हैं, चर्चों का अलग बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, मस्जिदों का अलग है गुंबदाकार, और ये है त्रिभुज। इसका भी आपको शुरू से लेके अंत तक पूरी टोटल जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा ये आता है सेकंड, उसमें 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान समय तक का आधुनिक इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और विदेश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद एवं उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। तो अगर बारीकी से देखा जाए इसमें, ये हमारा हो गया आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, जिसे हम कहते हैं कला एवं साहित्य, संस्कृति। और ये हो गया हमारा आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, ये दो हो गए। ये हो गया स्वतंत्रता के पश्चात का इतिहास है ये, अर्थात जवाहरलाल नेहरू से आज के जो करंट पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का इतिहास इसमें होगा इंक्लूडेड। वैसे इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विश्व का इतिहास, उसमें ये है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसमें हम देखेंगे आखिरकार रूस के जार का अंत कैसे हुआ, जार के शासन का अंत कैसे हुआ, ब्रिटेन की शाही क्रांति, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अब विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद कैसे उपनिवेश बनाना स्टार्ट किए थे, और फिर उसके बाद उपनिवेश की समाप्ति कैसे की गई। उसके बाद राजनीतिक दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में हमारे कई सारे भाग आते हैं, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। इस तीन टर्म का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम है, अभी समझा देता हूँ। पूंजीवाद जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म, समाजवाद, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म। ये भी सी है, ये भी सी है, ठीक है। पूंजीवाद, पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में इसमें बिजनेसमैन जैसे हैं, अभी हमारा देश है वो किस
दो हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। पहला है पूंजीवाद में अमेरिका, समाजवाद में चाइना, रूस। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। चाइना का साम्यवाद समाजवाद अलग है, रूस का कम्युनिज्म अलग है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी चीज की सरकार द्वारा, इस पे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। किसी भी चीज का कोई भी जैसे पार्क है, कोई भी चीज है, उस पर अधिकार सभी का होता है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसका ठीक विपरीत है। इसमें क्या है, इसमें हर एक व्यक्ति अपना अपने लिए ही करता है। इसमें जैसे अभी हमारे भारत देश में देखेंगे, अब जैसे मेरी गाड़ी है, मैंने अपने पैसों से ली है, उसे केवल मैं ही चला सकता हूँ, कोई और नहीं चला सकता। लेकिन अगर इसमें अगर कोई गाड़ी है, जैसे बस है, बस क्या है, समाजवाद का प्रतीक। कार क्या है, पूंजीवाद का प्रतीक। इसीलिए अमेरिका में ट्रेनों का कम आवागमन है। क्यों, अमेरिका में ट्रेनें बहुत कम है। अमेरिका के लोग पूंजीवाद की तरफ हैं, वो लोग अपना निजीकरण चाहते हैं हर चीज का। इसी के विपरीत रूस में देखो, रूस में ट्रेनें भी हैं और काफी समाज का है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट हैं और इसके भी साइड इफेक्ट हैं। इसी के साइड इफेक्ट के चलते वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। इसे हम आगे देखेंगे डिटेल में। यह बस यही चीज़ों को हमें अलग डिकोडेड करना है और सब चीज़ों को एक एक पार्ट वाइज। अब जैसे इसमें लिखा है विश्व के इतिहास में, ठीक है, पहला पार्ट हो गया विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटना है। 18वीं सदी की घटना है क्या है, अब याद करो, 1700 की बात कर रहे हैं। इस समय क्या था, अब भारत को याद करा जाए। भारत को याद करें तो ठीक है, भारत में 1700 में क्या हुआ, औरंगजेब का अंत और ब्रिटिश एम्पायर का, वो सॉरी कंपनी का उदय। ठीक है, यही 57 में आते आते क्या हुआ, कंपनी चली गई, वहां पे सीधा किसका हो गया, ब्रिटेन का शासन। ओके, अब उसी बीच में संसार में क्या क्या हो रहा था, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में उस समय जहाँ पे हमारे यहाँ औरंगजेब का अंत और इसका उदय हुआ, उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। आखिरकार भारत क्यों फेल हुआ, उसके कारण का सबसे बड़ी वजह औद्योगिक क्रांति थी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हम पढ़ने को देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखा जाए तो यूपीएससी का एक एक वर्ड, एक एक सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो, वरना फिर सब ऊपर से निकल जाएगा। अब इसमें क्या है, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर। पहला वर्ल्ड वॉर क्या कब हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। ये काफ़ी अजीब चीज़ है। राष्ट्रीय सीमाओं का कहाँ पुनः सीमांकन कहाँ हुआ, जैसे भारत की सीमा पाकिस्तान को भी इंक्लूड करती थी पहले, बांग्लादेश को भी इंक्लूड करती थी, नेपाल को भी, भूटान को भी, लेकिन ये धीरे धीरे करके सभी भारत से अलग हो गए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत की सीमाओं का वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। और उधर अगर हम यूरोप में पहुंच जाएं, ईयू में, जो अभी यूरोपियन यूनियन है, पहले 18वीं सदी में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। जैसे जर्मनी में नाजियों का राज था, ब्रिटेन, एक दूसरे के विपरीत थे ये सब देश। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने का कारण भी बताया जाएगा।
अब आता है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। ठीक है, महिलाओं की भूमिका। अब ये क्या आ गया, ये हो गया था वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ये क्या आ गया हमारा सोसाइटी। ठीक है, जिसे क्या लिखा भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। इसमें समाज से रिलेटेड चीजें होंगी। महिलाओं की भूमिका क्या थी, महिलाएं संगठन, जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये किस में आएगा, सोसाइटी, समाज, भारतीय समाज के ये सब अंग हैं। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व का जो भौतिक भूगोल है उसकी मुख्य विशेषताएं पूछ रहे हैं ये, जिसमें कई सारे पार्ट हैं। और उसके बाद आता है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। आखिरकार विश्व में जितना भी प्राकृतिक संसाधन है वो कहाँ कहाँ वितरित है, ये सब चीजें पूछेंगे। एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व में भौतिक प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों के औद्योग को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कार्य। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, ठीक है ना, और वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ओके, शासन व्यवस्था, संविधान तथा शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसमें भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, अर्थात केंद्र से लेके स्टेट, फिर क्या होता है सबसे पहले केंद्र शासन से पैसा राज्य सरकार को मिलता है, राज्य सरकार को पैसा कहाँ मिलता है, स्थानीय शासन। स्थानीय स्तर क्या क्या है, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, जिला स्तर पर कितना पैसा मिला है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति को पृथक्करण कैसे है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तीसरी सूची क्या नाम है, समवर्ती सूची। ये शक्तियों का वितरण है। फिर आता भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, ये थोड़ा सा पार्ट तुलनात्मक राजनीति का है, जिसे इंग्लिश में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें भारत के संविधान की तुलना हम अमेरिका से और रूस के संविधान से करेंगे, और कई सारे देश के संविधान हैं। वैसे हमारे भारतीय संविधान को कई सारे देशों से लिया जाया है, जैसे कनाडा, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं भारतीय संविधान ब्रिटेन की हूबहू कॉपी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का शासन और भारतीय शासन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। संसद और राज्य विधायिका, ये है हमारा पार्लियामेंट, इंग्लिश में इसका उच्चारण है। संसद और राज्य विधायिका, जिसमें संसद में कितने लोग होते हैं,
और उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, संसद का कार्यभार कैसे संभाला जाता है, पदभार और जितनी भी चीजें हैं। संसद के कितने भाग होते हैं, पहला है लोकसभा, दूसरी कौन सी सभा है, राज्यसभा। ठीक है, ऐसी कौन सी सभा है जो कभी विघटित नहीं होती, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। अगला आता है राज्य विधायिका। जैसी हमारी संसद होती है वैसी हमारी राज्य विधायिका होती है, लेकिन इसमें भी दो टाइप की होती है, एक होती है विधानसभा, दूसरी होती है विधान परिषद। विधान परिषद किसी किसी में होती है, किसी में नहीं है, किसी किसी स्टेट में नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये है। अभी हाल ही में किसी नए स्टेट को विधान परिषद की स्वीकृति मिली है, वह स्टेट कौन सा है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। ठीक है, अब ये देखिए, ये था हमारा, क्या था ये था हमारा पहला वो। फिर आता है भारतीय संविधान के 4 पिलर हैं। पहला पिलर है हमारा विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है हमारी मीडिया, जिसमें हमने विधायिका के बारे में तो पढ़ लिया, जहाँ पे विधान बनाए जाते हैं अर्थात कानून बनाए जाते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, नौकरशाही हिंदी में कहा जाए। और तीसरी है न्यायपालिका। तीनों की अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग कार्य हैं, मंत्रालय, विभाग और प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उतरी भूमिका। हर एक चीज का अलग अलग महत्व है इसमें। अब ये आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। सांविधिक विनियमन, विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, शारीरिक नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। इसमें विकास प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो सब हैं। अगला हमारा आता है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। इसमें एक शब्द है अति संवेदनशील वर्ग। अब इसमें पूछा जाए अति संवेदनशील वर्ग कौन सा है, जैसे SC, ST और SC ST क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ट्राइब्स, इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इसमें एक और वो आता है OBC। ठीक है, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक
क्षेत्र सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये इसमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे? आखिरकार इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पे कितना खर्चा होता है, मानव संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज सॉरी, इसकी एक रिपोर्ट भी हर साल प्रकाशित होती है। गरीब से संबंधित विषय, गरीब और भूख से संबंधित विषय भी है इसमें। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहीता के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, आखिरकार कई सारे पॉइंट मैंने आपको बोल दिया, आप सोच समझाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पॉइंट सारे पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूडेड हैं, जिन्हें काफ़ी हम गहराई से ध्यान करेंगे। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है? भारत एवं यहाँ तक हमारा ये सब पॉलिटिकल साइंस चलता है। इसके बाद हमारा इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होता है, भारत और इसके पड़ोसियों के साथ संबंध, जैसे भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे हैं, एक दुश्मनी वाले संबंध, एकदम कोई भी मित्रता वाली बात नहीं है, अभी भी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं आया है। वहीं हम देखते हैं भारत नेपाल, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं भारत के जितने पड़ोसी हैं सभी से थोड़े थोड़े रिश्ते खराब से ही हो रहे हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है चाइना की घुसपैठ। चाइना ने भारत के सभी पड़ोसी देशों में घुसपैठ कर ली है। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। यही हम भारत और इसके पड़ोसी संबंधों के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ाई करें। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित तथा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अब हमने कई सारे संस्थानों के नाम सुन रखे हैं, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसी प्रकार है UN। अंतर्राष्ट्रीय जो सबसे मुख्य जो संघ है वह है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ UN, यूनाइटेड नेशंस। भारत के हित, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। अगला है हमारा मैटर, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, जैव पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था का योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में पैटर्नों, फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली,
कृषि उत्पाद का भंडार, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, खाद्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपर और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। फिर आता है निवेश मॉडल, भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। संरक्षण, भारतीय प्रदूषण और क्षरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासक विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग सहायताओं की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं एवं उनके अधिदेश। ये हमारा चौथा पेपर है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इस प्रश्न में शामिल होने वाले क्वेश्चंस, प्रश्न सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित होंगे और नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, ये इसका पहला टॉपिक है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों में नीति का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, आखिरकार इसके निर्धारक कौन है और इसका परिणाम क्या है। आगे क्या लिख रहे हैं, नीति शास्त्र के आयाम, आखिरकार इतने कितने आयाम हैं, डायमेंशंस। नीति और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा,
मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। फिर आता है महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासनों के बीच तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अगला है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में सारांश, कंटेंट। संरचना। वृत्ति क्या है? विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। नैतिक तथा राजनीतिक अभिरुचि। सामाजिक प्रभाव और धारणा। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण। भाव। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदनता। संवेदना। भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिक के योगदान। लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा। मूल्य तथा नीतिपरक स्थिति, समस्याएं सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधा, नैतिक मार्गों के स्रोत के रूप में विधि नियमन। अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक मूल्य का सुदृढ़ीकरण। संबंध तथा निजी व्यवस्था में नैतिक मुद्दे। कॉरपोरेट शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार और नीतिपरक आचार संहिता। आचार संहिता और आचरण संहिता दोनों अलग अलग हैं। नागरिक घोषणा पत्र। कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज। ये हमारा पूरा चरित्र को लेकर पूरा पेपर होता है। इसमें हमारे नीतिपरक और हमारी सभी विशेषताओं को उभारा जाता है। इस पेपर की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये पेपर देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर इसे समझा जाए तो बहुत ही अच्छा पेपर है। ये पेपर हमारे कैरेक्टर को जांच करता है और बाकी के 3 पेपर जीएस के हैं। ये सब इसका ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल दिए हुए हैं। अब यहाँ से सब ऑप्शनल स्टार्ट हो गए, यहाँ से सब ऑप्शनल है। ये सब सिलेबस दिया हुआ है, जो भी अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए। ये हमारा केस हिस्ट्री थी और हमारा पूरा संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस था। ओके, गुड नाइट, हैव अ स्वीट